हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और यह अध्याय है आनुवंशिकी का आणविक आधार। और इसके अंतर्गत आज पहला बिंदु लेकर हम आए हैं और यह बिंदु है डीएनए, यानी जो डीएनए है उसकी रासायनिक संरचना किस प्रकार होती है, क्या होता है डीएनए, वह किन किन अणुओं से मिलकर बना है, आज इसका हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है, अर्थात ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, इसलिए यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप अच्छे से इसको समझें और अच्छे से इसको तैयार करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये निश्चित रूप से इससे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझने और सोचने की बात है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं जो डीएनए है ये क्या होता है, ये कहाँ स्थित होता है, और फिर इसके हम संरचना के बारे में समझते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, अर्थात नाभिकीय अम्ल पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए, जी हाँ, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ये दो नाभिकीय अम्ल हैं जो हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अर्थात ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं जो हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम थोड़ा और देखें कि डीएनए जो होता है यह आनुवंशिक जानकारी का वाहक भी है। डीएनए जो होता है यह आनुवंशिक जानकारी का वाहक है और इसकी संरचना जो होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है, यह न्यूक्लियोटाइड की एक जो इकाई है उससे मिलकर बनी होती है। अर्थात हम ऐसा कहें कि कई न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं मिलकर जुड़ करके और डीएनए बनाते हैं। तो यह बात एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, और इसी वजह से इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। तो इसको और क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो इस प्रकार से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है? डीएनए होता है। तो आइए इसकी संरचना की ओर चलते हैं कि कौन कौन से अणु इसमें शामिल हैं जो इसकी संरचना को बनाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो डीएनए होता है यह आणविक रूप से यदि देखें तो 3 प्रकार के अणु इसमें शामिल होते हैं। नंबर 1 में यदि हम बात करें तो इसमें पेंटोज शुगर होती है। नंबर 1 में पेंटोज शर्करा। नंबर 2 में होता है इसमें नाइट्रोजनी क्षारक। थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेंगे, नाइट्रोजनी क्षारक। और नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इसमें होता है फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 अणु इसमें शामिल होते हैं। अब पेंटोज शुगर में वैसे 2 प्रकार हैं। पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है, एक डीऑक्सी राइबोज और दूसरी होती है राइबोज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डीऑक्सी राइबोज होती है वही पाई जाती है किसमें? ये पाई जाती है डीएनए में आपके। यानी राइबोज जो शर्करा जो होती है यह आरएनए में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आरएनए में। तो डीएनए में कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज। तो आपको ध्यान रखना है, पेंटोज जो शुगर है, शर्करा है, यह 2 टाइप की होती है। इसमें से डीऑक्सी जो राइबोज होती है यह पाई जाती है डीएनए में, और जो राइबोज होती है यह पाई जाती है आरएनए में। इसी प्रकार से नाइट्रोजनी क्षारक में जब हम चलते हैं तो दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, प्यूरिन और दूसरी होती है पायरिमिडीन, ठीक है।
प्यूरिन में यदि हम बात करें यहाँ पर ध्यान दें तो एडिनिन और ग्वानिन 2 प्रकार के होते हैं, और पायरिमिडीन जो होते हैं थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 3 होते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान रखना डीएनए में कौन कौन से पाए जाएंगे, तो डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। अब आरएनए की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक आरएनए में भी पाए जाते हैं। अर्थात डीएनए और आरएनए में यदि हम क्षारकों के आधार पर अंतर करें तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है और जबकि आरएनए में उसकी जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। बस ये चीज़ आपको, ये बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक बिंदु हैं, तो इसलिए इनको ध्यान में रखना है आपको। इनमें किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। और अब बात आ जाती है फास्फोरिक अम्ल की। तो ये जो है फास्फोरिक जो अम्ल है यह इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 3 अणु, पेंटोज शुगर, फिर नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल, ये आपस में मिल करके और डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों ये एक साथ जुड़ जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाती है, ऐसा नहीं, इसका भी स्टेप है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि क्या पहले कैसे और किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, मतलब कहना चाहिए कि पहले जो आपकी शर्करा है, पेंटोज शर्करा अर्थात डीऑक्सी जो राइबोज होती है उसके साथ नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं, उसके साथ नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ये यौगिक है जो एक पेंटोज शर्करा और एक नाइट्रोजन युक्त क्षारक के संयोजन से बनता है। अर्थात सबसे पहले क्या होता है कि जो डीऑक्सीराइबोज होती है उससे ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है। अब नाइट्रोजनी क्षारक 4 हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेंटोज जो शर्करा है अर्थात डीऑक्सी जो राइबोज शर्करा है उससे एक नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। कौन से बंध के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, ध्यान रखना है आपको, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। तो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा नाइट्रोजनी क्षारक जब किससे, डीऑक्सीराइबोज से जुड़ते हैं तो बनने वाली जो संरचना होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड होती है। तो इस प्रकार डीएनए में चूंकि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं इसलिए यह जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षारक आप जुड़ते कैसे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीऑक्सीराइबोज की यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 यहाँ कार्बन नंबर है, ठीक है ना इसमें, और ये 5 यहाँ कार्बन नंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और 5वें में से कह रहा है कि पहले नंबर पर, फर्स्ट कार्बन नंबर पर नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर जो कार्बन होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा की, उस पर नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ करके और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, इसलिए 4 प्रकार के क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं। कौन कौन, यहाँ पे देखिए प्यूरिन और पिरिमिडीन का अलग अलग बताया हुआ है। तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये है, और इनके आधार पर जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। एडिनिन जब जुड़ेगा पेंटोज शर्करा से तो डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है, पहला न्यूक्लियोसाइड। फिर जो ग्वानिन जुड़ता है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन बनेगा। फिर जब साइटोसिन जुड़ता है तो डीऑक्सी साइटिडीन बनता है, और जब थायमिन जुड़ता है तो डीऑक्सी साइटिडीन। इस प्रकार से 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं जब पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा से एक एक करके एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं तब। तो इस प्रकार पहली जो संरचना बनती है ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, वह जो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ पहले कार्बन नंबर पर नाइट्रोजनी क्षारक के जुड़ने से बनती है,
ठीक है ना। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड आपके डीएनए में पाए जाते हैं। यहाँ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरे स्थिति में फिर हम देखें यदि, तो होता क्या है कि जब न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, तो न्यूक्लियोसाइड देखिए किस प्रकार से बना था। ये इतनी जो संरचना आप देख रहे हैं, ये क्या थी, न्यूक्लियोसाइड थी, ठीक है। अब प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फेट समूह जुड़ जाता है, अर्थात H3PO4 जुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाली जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है ना। ये पेंटोस शुगर हो गई, डीऑक्सी, और ये नाइट्रोजनी क्षारक हो गया, और ये फास्फेट समूह हो गया। तो फास्फेट समूह जो होता है एस्टर बंध के द्वारा क्या होता है, इसके साथ जो पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 5 संरचना होती है उसके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से जुड़ता है, इससे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो जैसे अभी पिछले उसमें बताया कि नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं ग्लाइकोसिडिक, यहाँ पर कौन सा बंध होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध, और यहाँ पर कौन सा बंध हो जाता है, तो आपको एस्टर बंध के द्वारा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से एस्टर बंध के द्वारा फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है, और ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं। तो इस प्रकार बनने वाली जो संरचना होती है वो क्या कहला जाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अर्थात न्यूक्लियोटाइड कैसे बनती है, 3 प्रकार की संरचनाओं से, पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सी राइबोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। तो अब देखिए नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के हैं, इसलिए न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार के बन जाते हैं, 4 प्रकार के बन जाते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है वो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान देना है। एडिनिन जब जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। ये 5 मोनोफॉस्फेट का क्या मतलब हुआ, 5वें कार्बन नंबर पर फास्फेट जुड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं 5 मोनोफॉस्फेट। ग्वानिन से क्या बनता है, ग्वानिन जब जुड़ेगा तो डीऑक्सी ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। फिर इसी तरह साइटोसिन से तो डीऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। फिर थाइमिन से क्या बनेगा, डीऑक्सी थाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी बनते हैं। तो पहले डीएनए की संरचना में पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा और फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड जब बन गया तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, और वो बंध जो है फास्फोडाइएस्टर बंध कहलाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य जो बंध होता है फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बंध होते हैं ये आपस में एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हैं। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके हजारों की संख्या में और पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे यदि पूछा कि जाए कि डीएनए में कौन कौन से अणु होते हैं, तो बस आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो डीएनए होता है उसमें पेंटोस शुगर में डीऑक्सी, फिर नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह यानी फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 बड़े अणुओं के द्वारा डीएनए की संरचना पूर्ण होती है। अब यदि और थोड़ा ध्यान दें तो डीएनए की कुछ और विशेषताओं की बात करें, यदि हम इसकी भौतिक संरचना की जब बात करते हैं तो ये डबल हेलिक्स मॉडल का जिक्र आता है, ठीक है। और ये डबल हेलिक्स जो मॉडल होता है ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आपको नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो एक श्रृंखला बनती है। अब आपको पता ही है कि डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डबल हेलिक्स मॉडल द्विकुंडलिनी जो संरचना होती है उसको जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि नाइट्रोजनी क्षारक चूंकि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है तो इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है वह दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई होती है, और इसमें जोड़ने वाले जो कौन होते हैं तो इसमें क्षार जो होते हैं एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो ये जैसे मान लो एडिनिन एक तरफ मुक्त रहता है तो दूसरी तरफ इसका पूरक कौन होता है तो थाइमिन होता है। इसी तरह साइटोसिन का जो पूरक होता है वो क्या होता है, ग्वानिन होता है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एडिनिन होता है वह डबल बंध के द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है वह साइटोसिन के साथ ट्रिपल बंध के द्वारा
3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ये जुड़ते हैं। इस प्रकार से एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसके बारे में और विस्तार से हम लेकर के और द्विकुंडली संरचना जब आएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये जो आप संरचना डीएनए की रासायनिक देख रहे थे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और निष्कर्ष बिंदुओं की हम बात करें तो मुख्य बिंदु इसमें क्या है कि न्यूक्लियोटाइड जो होती है, न्यूक्लियोसाइड जो होती है शर्करा और फास्फेट, जो शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षारक है, ये 2 अणुओं से मिलकर बनता है। इसमें फास्फेट अणु अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार डीऑक्सीराइबोज 2 कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के स्थान पर H होता है। और प्यूरिन 2 रिंग वाले संरचना वाले होते हैं। प्यूरिन जो होते हैं 2 रिंग की संरचना वाले होते हैं, जिनमें उदाहरण दिया है डीएनए और डीएनए में जो पाए जाते हैं वो कौन कौन है, एडेनिन है और ग्वानिन है। पिरिमिडीन जो होती है 1 रिंग की संरचना वाले होते हैं अणु, जो साइटोसिन और थायमिन के रूप में होते हैं। अर्थात यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो प्यूरिन होती है कितने रिंग की संरचना वाली होती है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके उदाहरण कौन कौन है, तो प्यूरिन 2 रिंग की संरचना वाले अणु होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन इनके उदाहरण है। और पिरिमिडीन जो होती है वह 1 रिंग की या 1 वलय की संरचना वाला अणु है, जो साइटोसिन और थायमिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और यहाँ से कि जो आपका ए है अर्थात एडेनिन, यह हमेशा थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये इसके जुड़ने और संरचना बनाने की विशेषताएं होती हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह। यानी न्यूक्लियोटाइड जो होता है 2 बड़े अणुओं से मिलकर बनता है, एक न्यूक्लियोसाइड दूसरा फास्फेट अणु। फास्फेट अणु जो होता है वो कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ करके डीएनए की संरचना बनाते हैं। ये फास्फोडाइएस्टर बंध यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पे और हम बताना चाहेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की तरफ यदि हम देखें तो एक तरफ कार्बन नंबर 3 रिक्त रहता है तो दूसरी तरफ कार्बन नंबर 5 रिक्त रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस संरचना का नाम होता है 3x5 होता है। आपने डीएनए की संरचना में जरूर देखा होगा 3, एक का एंडिंग पॉइंट 3 होता है और एक का एंडिंग पॉइंट क्या होता है 5 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3x5 अथवा 5x3 होता है। तो ये जो रिक्त कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है इसकी यहाँ पे बता रहा है और इसके आधार पर बात होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेष बातें थी डीएनए की रासायनिक संरचना में जिसको आपको समझना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना जो आपको इस फिगर में दिख रही है, ठीक है। परंतु यहाँ पे रासायनिक संरचना आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कौन कौन से अणु ऐसे हैं जो डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से जो डीएनए होता है वह द्विकुंडली संरचना के रूप में होता है हमारी कोशिकाओं में। तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और अपने अध्ययन अध्यापन का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।